Welcome aspirants to your own YouTube channel Civils with Akash. Let's start the discussion of 30th अप्रैल जो दी हिंदू का हमने एनालिसिस हम डेली करते हैं 30th अप्रैल में इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी हैं और एडिटोरियल भी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे और लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद द मेंस क्वेश्चन। ठीक है जी। तो पहली चीज जो मेंस का क्वेश्चन है वो है क्या, यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन द माउंटेन इकोसिस्टम be restored from the negative impact of development initiative and tourism। तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 250 वर्ड्स में लिखना है आपने। आप इस चीज को आप हमारे टेलीग्राम हैंडल में भेज सकते हो और इसका मॉडल आंसर लेने के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सिविल्स विद आकाश, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए पहले न्यूज के साथ में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और पहली न्यूज में क्या है, चाइना टू ईज कर्ब ऑन एंट्री ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स। आपको याद होगा कि जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो बहुत स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि हमारे इंडियन स्टूडेंट चाइना में अपनी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एजुकेशन है वो कंप्लीट कर रहे थे। तो उसमें से जो मैक्सिमम स्टूडेंट थे, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, वो थे कुछ मेडिकल स्टूडेंट वाले बच्चे, है ना। लेकिन ड्यू टू दी कोरोना, ड्यू टू दी कोविड, वो जो बच्चे हैं वो वापस आ जाते हैं। अभी आपको पता है कि कुछ 2 साल 2.5 साल उस चीज को हो चुके हैं आफ्टर अ गैप ऑफ 2 ईयर पेंडेमिक। ये देखिएगा अभी चाइना क्या बोल रहा है कि भाई वो ईज कर रहा है वो वाले कर्व्स को और वो एंट्री ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स मतलब इंडियन स्टूडेंट्स को बुलाने के लिए तैयार है। ठीक है। नंबर वन चीज। नंबर टू चीज यहाँ पे बोली जा रही है कि जो इंडिया है वो अमंग दी हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स है इन दी चाइना विद मोर देन 20,000 enrolled इन दी यूनिवर्सिटीज देयर। ठीक है। तो उनको दोबारा से बुलाया जा रहा है और उन्होंने ये भी बोला है कि भाई कुड नॉट रिटर्न टू ड्यू टू, मतलब जो भी बच्चे दिसंबर में 2019 में चले गए थे और वो वापस नहीं आ सके तो हम उनको बुलाना चाह रहे हैं यहाँ पे। अब ये जो चीज है ये वो कहते हैं कि नीड बेस्ड वो जो चाइना है वो यहाँ पे बुला रहा है क्योंकि उनको भी उन बच्चों की जरूरत है। मे बी ड्यू टू के वहां पे केसेस वगैरह ज्यादा हो रहे हैं तो जो डॉक्टर्स की वो कमी हो रही है, तो उस चीज को पूरा करने के लिए यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है जी। नंबर टू जो न्यूज है आज की वो है कोर सेक्टर के बारे में। जो कोर सेक्टर की ग्रोथ है वो नीचे जाती दिखाई दी है 4.3% इन दी मार्च। ऐसा क्यों, पहले चीज तो हम ये बात करते हैं। देखिए फेब में जो ग्रोथ हमने देखी थी, फेब में हमने ग्रोथ देखी थी 6%। ठीक है। लेकिन अभी मार्च में जो मैं ग्रोथ देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ 4.3%। इसका मतलब है कि जो ग्रोथ मेरी फेब में हुई थी वो मेरी ग्रोथ अभी नहीं हो पाई और मार्च में ये जो कोर सेक्टर्स की ग्रोथ है वो नीचे जाती दिखाई दी है। लेकिन अगर मैं बात करूं जो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है वो रिकवर किया है टू ग्रो 15.3% ईयर ऑन ईयर आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन। 2 महीने प्रॉपर कॉन्ट्रेक्शन चल रही थी लेकिन अभी जो हमें पता चला है कि जो फर्टिलाइजर है उसकी जो प्रोडक्शन है वो राइज होती है, रिकवर होती है, हमें दिखाई दे रही है। तो चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं कि कोर सेक्टर होते क्या है। देखिए कोर सेक्टर इंडियन इकोनॉमी, कोर का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट, है ना। तो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स कौन कौन से इंडियन इकोनॉमी के जो कि एक अच्छे वे से काम कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं। नंबर वन इसमें आता है इलेक्ट्रिसिटी, नंबर टू आता है स्टील, नंबर थ्री है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, नंबर फोर है क्रूड ऑयल, नंबर फाइव है कोल, फिर उसके बाद में आता है सीमेंट, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर्स। कई बार पहले पहले हमने ये भी क्वेश्चन देखे हैं कि कोर सेक्टर में कौन सा सेक्टर नहीं आता, तो 8 के 8 जो कोर सेक्टर है वो आपको ऐसा याद होने चाहिए। इसी के साथ में एक इंडेक्स आता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसके अंदर बताया जाता है कि कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है कौन सा सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा। तो आपने ये कोर सेक्टर 8 के 8 याद रखनी है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज है नंबर थ्री, वो है कुछ पैसेंजर ट्रेन को लेकर। देखिए पैसेंजर ट्रेन कैंसिल की गई, है ना। और उस चीज का रीजन क्या था, 42 ट्रेन कैंसिल की गई, उसका एक ही प्राइमोस्ट जो रीजन हमें दिख रहा है कि जो कोल के क्राइसिस यहाँ पे आए हुए हैं तो जल्दी से जल्दी जो कोल है वो स्टेट्स तक, दूसरी स्टेट्स तक पहुंचाया जाए, जो कि प्रोड्यूसिंग रीजन है वहां से। जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, एमपी हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ से जो कोल है उसकी जो सप्लाई है वो की जाए बाकी स्टेट्स में, बाकी कंट्री में। और उस चीज को देखते हुए जो पैसेंजर ट्रेन है उनको भी ये काम पे लगाया गया कि जो कोल की सप्लाई है उसको एक अच्छे वे से वहां पे पहुंचाया जाना चाहिए। अभी ये है क्या ये, लेकिन रेलवे ने बोला है ये एक इंट्री मेजर है क्योंकि हम कैंसलेशन इतनी ज्यादा नहीं कर सकते। और ये जो कैंसलेशन है वो रूट पे की है जो कि नॉन प्रायोरिटी रूट्स हैं, जो जिसमें जो लोग हैं वो बहुत कम रहते हैं, या फिर जो नॉन प्रायोरिटी वाले रूट्स हैं, बहुत ही लेस बिजी रूट्स हैं, वहां पे ये चीज की गई, अदरवाइज हम ये चीज नहीं कर सकते, है ना। और इसके साथ में हमें और क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे ये है कि भी जो कोल इंडिया में अगर मैं बात करूं तो कोल अगर इंडिया में
फर्स्ट जो माइन हुआ था 1774 में हुआ बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है जी। और ये हुआ था इन दी रानीगंज कोल फील्ड अलोंग विद द वेस्टर्न बैंक ऑफ द दामोदर रिवर, राइट। तो ये चीज आपने सबसे पहले तो याद रखनी है। नंबर टू, इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन दी वर्ल्ड है आज की डेट में, और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का इन दी वर्ल्ड आफ्टर चाइना। बट एक क्वेश्चन यहाँ पे कई बार देखा जाता है कि लेकिन अगर हम सेकेंड नंबर पे हैं कि कोल यहाँ पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर भी हम बाहर की कंट्री से जो कोल है उसको इंपोर्ट करते हैं, है ना। तो बाहर की कंट्री से भी मैं कोल को मंगवाता हूँ। उस चीज का रीजन ये है कि जो इंडिया में कोल की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, पुअर क्वालिटी का जो कोल है वो हमें यहाँ पे मिलता है। जो बेटर क्वालिटी है जो कि एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट में जो सल्फर का कंटेंट है वो मिनिमल होता है, बहुत कम कंटेंट होता है। हमारे यहाँ पे एंथ्रासाइट नहीं मिलता है, एंड दैट्स वाई जो बेटर कोल की क्वालिटी है वो हम कहाँ से मंगवाते हैं, बाहर की कंट्री से मंगवाना पड़ता है, राइट। क्योंकि जो हमारा कोल है वो बहुत अभी नया है, ठीक है। जो फॉर्मेशन ऑफ कोल है, कोल फॉर्मेशन में आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा कोल है वो बहुत नया है। बाकी कंट्रीज में, काफी कंट्रीज में जो कोल है वो काफी पुराने टाइम से बना हुआ है, तो काफी टाइम होने की वजह से जो कोल है अब वो एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब हाई क्वालिटी कोल बन चुका है। लेकिन हमारी कंट्री में वो अभी नहीं है। तो आपने बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन सा कोल हमारी कंट्री में और जो लो क्वालिटी का कोल है हमारी कंट्री में मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज की बात करेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अभी यहाँ पे हुआ क्या है कि भाई जो मद्रास की हाई कोर्ट है, यहाँ पे देखिए मद्रास की हाई कोर्ट है, उन्होंने ये बोला कि जो मदर नेचर है वो एक लिविंग बीइंग और उसको लीगल एंटिटी दे दी गई है मदर नेचर को, ठीक है जी। तो इससे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और इससे पता क्या चलता है हमें। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो मदर नेचर है, अ लिविंग बीइंग हैविंग द स्टेटस ऑफ लीगल पर्सन with all corresponding rights, duties, liabilities of a living person। अभी जब मदर नेचर को आपने लिविंग बीइंग बना दिया है तो उनके प्रॉपर एक लीगल पर्सन की तरह स्टेटस ऑफ लीगल पर्सन मिल चुका है उनको। तो उनकी राइट्स भी हैं, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज, सभी चीजें उनकी होंगी। अभी अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मदर नेचर वॉज अकॉर्डेड दी राइट्स, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स भी दे दिया, लीगल राइट्स भी दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स भी दिए हैं। फिर फॉर इट्स सर्वाइवल, सेफ्टी, सस्टेनेंस एंड रिसर्जेंस इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स स्टेटस एंड ऑल्सो प्रमोट इट्स हेल्थ एंड वेलबींग। तो ये चीज मद्रास हाई कोर्ट ने, सॉरी, मद्रास हाई कोर्ट ने दी है। तो मदर नेचर को लिविंग बीइंग बना दिया गया। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि इस तरह की चीज के लिविंग बीइंग बनाना ये फर्स्ट टाइम हुआ है? नहीं, इससे पहले रिवर्स को भी कई बार जो लिविंग लिविंग बीइंग बनाया गया, क्योंकि यार आपको पता है कि मदर नेचर हो गया या फिर रिवर्स हो गया, जो भी चीजें हैं ये हम इनको बहुत ज्यादा हद तक खराब कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं। तो उन चीजों से बचाने के लिए यहाँ पे ये चीजें की जा रही है। चलिए आगे अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। अगली न्यूज किस चीज के लिए, देखिए मैं आपको ना मतलब कई बच्चों ने बड़े अच्छा अप्रिशिएट भी किया कि बड़ी अच्छे वे से आप आधे घंटे में या फिर 30-35 मिनट्स में न्यूज़पेपर कवर कर लेते हैं। उस चीज का रीजन क्या है? अब ये फ्रेंच इलेक्शन है, बाकी क्या करेंगे, फ्रेंच इसको भी वो करना, एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। भाई मुझे नहीं जरूरत इस चीज की। हाँ, इस चीज का कोई इंडिया के साथ में कुछ रिलेशन हो, इंडिया के साथ में कुछ कनेक्शन हो, वो है ही नहीं, तो मतलब क्या ही जरूरत है ना। तो पहली चीज तो ये एडिटोरियल हमने पढ़ना नहीं है। नंबर टू, यहाँ पे अभी वही सेम न्यूज दो बार हम डिस्कस कर चुके हैं, कल भी किया था और एक, मुझे लगता है थर्सडे वाले न्यूज़पेपर में भी डिस्कस किया था कि भाई किस तरह से जो पीएम मोदी ने बोला कि भाई जो कट कर रहे हैं अपनी ड्यूटीज को ताकि पेट्रोल और डीजल का प्राइस है तो वो थोड़ा सा ठीक हो पाए। और उसके बारे में सारी फ्रिक्शन लिखी हुई है जी, वैट कौन कितना ले रहा है। अभी फिर उसके बाद में तमिलनाडु की बात की गई, सेफ्टी फर्स्ट, यहाँ पे कोई फायर ट्रेजेडी हुई थी उसके बारे में। तो ये चीज को पढ़ने का जरूरत नहीं है, इसी वजह से जो चीजें हैं वो जल्दी कवर हो पाती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पढ़ने वाला जो एडिटोरियल है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक अच्छे वे से कवर करने की कोशिश करता हूँ मैं। तो नंबर वन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला गया स्टेप दैट वुड ट्रिगर लैंग्वेज फोनोसाइट। तो इसका मतलब क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये एडिटोरियल यहाँ पे लिखा गया है कि जो यूनियन होम मिनिस्टर है उन्होंने बोला कि भाई रिसेंटली अर्ज द यूज ऑफ हिंदी, हिंदी को एज अ लिंगुआ फ्रेंका यूज करो, मतलब पूरी कंट्री में हिंदी ही बोली जानी चाहिए। लिंगुआ फ्रेंका का मतलब है कि रादर देन इंग्लिश, कि कोई भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, इंटरस्टेट कम्युनिकेशन, वो हिंदी में होनी चाहिए। और उन्होंने बोला कि जब सिटीजन ऑफ स्पीक अदर लैंग्वेज कम्युनिकेट विद ईच अदर, इट शुड बी इन द लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इट इज क्वाइट नेचुरल दैट
अ लीडर ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रीम दैट रेज्ड द स्लोगन हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। वो इस तरह के जो क्योस्टिक आइडियाज है वो प्रोवाइड यहाँ पे कर सकते हैं। ये जो आइडिया अमित शाह जी ने दिया, ये आइडिया सबसे पहले यहाँ पे दिया था वीडी सावरकर जी ने। उन्होंने बोला था कि भाई दिस स्लोगन ऑफ हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान। फिर उसके बाद में हमारे एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, आरबी धुलेकर। उन्होंने बोला था यू मे बिलोंग टू अनदर नेशन बट आई बिलोंग टू इंडियन नेशन, द हिंदी नेशन, द हिंदू नेशन और द हिंदुस्तानी नेशन। यहाँ पे इस तरह की बातें भी हुई हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो गणेश एंड देवी, उन्होंने एक इंडिजिनस लैंग्वेजेस यूनेस्को लेक्चर इन अक्टूबर 2008 होता है, ऑल्सो इन द मीडिया आर्टिकल। उन्होंने बोला ट्राइबल लैंग्वेजेस है जो वो डेथ ट्रैप में है इन अगस्त 2011। लेकिन उनको इस चीज के बारे में पता कैसे चला? उन्होंने बोला कि सर जॉर्ज ग्रायरसन जो है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जब 1903 1923 में, वहां पे उस टाइम पे उन्होंने आइडेंटिफाई किया था जॉर्ज जी ने, कि भाई आइडेंटिफाई किया 179 लैंग्वेजेस और 554 डायलेक्टिक्स इन इंडिया। लेकिन अगर हम 1961 सेंसस की बात करें तो 1652 मदर टंग लैंग्वेजेस थी उस टाइम पे, प्लस यहाँ पे और मैं आपको बता दूं 184 जो मदर टंग्स थी, वो 10,000 से ज्यादा लोग यहाँ पे बोलते हुए दिखाई दे रहे थे। अब ये तो 1961 का रिस्पॉन्स था, उससे पहले का रिस्पॉन्स कुछ और भी था। लेकिन अगर मैं 1971 सेंसस की बात करता हूँ, तो ये जो लिंग्विस्टिक डेटा है ये ऑफर्ड इन दी सेंसस वो डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू दी टू कैटेगरीज, ये दो कैटेगरीज में था। नंबर वन यहाँ पे हमें नजर आया कि हमने फोकस किया जो एट्थ शेड्यूल में ऑफिशियली लिस्टेड लैंग्वेजेस हैं, और यहाँ पे बोला गया कि और यहाँ पे बोला गया अदर लैंग्वेजेस विद अ मिनिमम ऑफ 10,000 स्पीकर ईच। ऑल अदर लैंग्वेजेस जिसके जिस लैंग्वेज के स्पीकर ट्रिप 9999 भी थे, मतलब 10,000 से अगर एक भी कम था, तो उन सारी लैंग्वेजेस को मिला के किस में डाल दिया, अदर वाले पार्ट में डाल दिया। और जिस चीज की वजह से ये जो लैंग्वेज वाली चीज है हमारी कंट्री से हमें कम होती दिखाई दी भाई। ठीक है। अब उसके बाद में एक्सपोजिंग अ मिथ, हमारा मिथ है कि हिंदी को एक पैन इंडिया लैंग्वेज बना देना चाहिए। तो ये एक्सपोज किया गया 2011 का। अगर मैं सेंसस बताऊं आपको, तो हिंदी एज दी मदर टंग पता है कितने लोगों की है? वो है 52 करोड़ पीपल की। ठीक है जी। अब इसमें 5 करोड़ तो क्लेमेंट्स ऑफ भोजपुरी भी हैं, 9 करोड़ स्पीकर्स ऑफ नियरली 61 अदर लैंग्वेजेस है। तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि भाई 52 करोड़ में सारे के सारे हिंदी बोलने वाले नहीं है। उसमें से 5 करोड़, 5 तो कौन से है भोजपुरी वाले, और 9 कौन से है 61 अदर लैंग्वेजेस वाले। और यहाँ पे जो भी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये जितने भी लैंग्वेज वाले लोग हैं वो हिंदी में अपने आप को क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, या फिर जो सेंसस है वो हिंदी में इनको क्लेम कर रहा है। अगर हम बात करें कि हिंदी इज प्रोबेबली बाय नॉट मोर देन 30% ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बोलते, तो फिर 70% वाले क्या करें भाई? बैठे रहे यहाँ पे देखते रहे। तो ये चीज यहाँ पे बोली जा रही है। फिर उसके बाद में इन्होंने इतनी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे ब्यूटीफुल एग्जांपल दिया, पाकिस्तान का, श्रीलंका का, सिंगापुर का। कहते जब ना पार्टीशन होती है, पार्टीशन के बाद में पाकिस्तान ने जो ईस्ट पाकिस्तान था, मतलब जो अभी बांग्लादेश है, तो ईस्ट पाकिस्तान में जाके बोला कि भाई आपको एक चीज करनी है, और वो चीज करनी क्या है, आपको यहाँ पे उर्दू ही यूज करनी है। ठीक है, तो वही इम्पोज कर दी ना। अभी वो है तो ईस्ट पाकिस्तान, है तो बांग्लादेश ही था ना, मतलब बांग्लादेश बोल रहा हूँ, है तो वेस्ट बंगाल ही था ना, एक तरह का बंगाल ही था। देखो ना, अलग कर दिया वो अलग चीज थी, लेकिन है तो वो बंगाल ही आज भी। मतलब वहां पे जो भाषा है वो कौन सी बोली जाएगी? बांग्ला। तो यहाँ पे होता क्या है, उस चीज की वजह से एक वॉयलेंट बंगाली लैंग्वेज मतलब भाषा आंदोलन होता है ईस्ट पाकिस्तान में। और यही जो भाषा आंदोलन था वो एक कैटलाइजेशन का काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फ्रॉम दी पाकिस्तान। ठीक है जी। नंबर टू, फिर श्रीलंका की अगर मैं बात बताऊं, एक ना एक्ट आता है 1956 में, सिन्हाला ओनली एक्ट। सिन्हाला ओनली एक्ट। और इसमें क्या करते हैं, वो रिप्लेस कर देते हैं इंग्लिश को विद दी सिन्हालीज लैंग्वेज। तो सिन्हालीज लैंग्वेज तो उसके साथ में रिप्लेस कर दिया। अब जो सिन्हालीज पॉपुलेशन है वो 70% है पॉपुलेशन, लेकिन जो बाकी की 30% पॉपुलेशन थी वो थी इंडियन तमिल या फिर श्रीलंकन तमिल। तो वो लोग भाई 29% वो क्या करें, वो तो डिस्क्रिमिनेटरी हो गए ना। फिर उसके बाद में आप देखो ना कितनी ज्यादा वहां पे ऑर्गेनाइजेशन बनी, और सिविल वॉर वाली जो कंडीशन है वो आज भी वहां पे बनी हुई है। ठीक है ना। एंड डेकेड्स लॉन्ग सिविल वॉर जो है, दिस फ्रिक्शन स्पार्क द डेकेड्स लॉन्ग सिविल वॉर एंड रूइंड द नेशन ऑब्वियसली। लेकिन ये तो हो गए भाई जहां पे आपने ढीठ, मतलब आप स्टबन बन गए हो, है ना, स्टबन ऐसी है ये, और क्या है, आप ढीठ बन चुके हो। लेकिन अगर कहीं कहीं पे सिंगापुर जैसी कंट्रीज भी हैं, सिंगापुर जब यहाँ पे
बात करें तो सिंगापुर में ना बहुत ज्यादा डिमांड थी कि चाइनीज लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। बट वहां पे जो आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न सिंगापुर है जिनका नाम है ली वान यी, तो उन्होंने इंग्लिश को ही चुना। वो कहते भाई नहीं, चाइनीज चूनीज यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे इंग्लिश को हम रखेंगे। और इसी वजह से आप आज देखो सिंगापुर इज दी ग्लोबल बिजनेस हब, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, उन्होंने पूछा था, कहते अगर हम चाइनीज को एक ये, चलो मैं कहते मैं मान लेता हूँ आपकी बात के भाई हम चाइनीज को बना देते हैं, लेकिन अगर चाइनीज को हमने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी तो जो ये लोग हैं, इंडियंस हैं यहाँ पे आए हुए, या फिर मलाइज है ना, ये कहाँ पे जाएंगे और क्या करेंगे। ठीक है जी। तो ये चीज यहाँ पे हमें नोट करनी है। फिर उसके बाद में एक और जो कंट्री की यहाँ पे एग्जांपल है वो है साउथ अफ्रीका की एग्जांपल। साउथ अफ्रीका में मैं आपको बता दूं, जो वहाँ का एंथम है, तो यूनिक एंथम है वहाँ पे पूरे वर्ल्ड में। वहाँ पे 5 लैंग्वेजेस यूज की जाती है। रेनबो नेशन इसी वजह से इस चीज को बोला जाता है। सो कंक्लूजन में यही है कि इंडिया को किससे एक वो है ना कि सेंस लेनी चाहिए, या श्रीलंका पाकिस्तान से, कि जिन्होंने अपने नेशन को रूइन कर दिया इस चीज से, या फिर सिंगापुर से। ठीक है। तो ये हमारी ऊपर है कि इंडिया शुड emulate the multilinguistic accommodative policy of Singapore, South Africa, not the disastrous linguistic chauvinism of the Pakistan और श्रीलंका। ये stubbornness थी। So imposing हिंदी, ठीक है, which is the first language of the resident of only 12 of the 35 states and union territories, तो वो एक lingua franca उसको बनाना एक चीज क्या हो जाएगी, कैटास्ट्रॉफ का काम करेगी, एक चीज गलत वे में वो हो सकती है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज है कर्फ्यू इन पटियाला आफ्टर क्लैश ओवर एंटी खालिस्तान मार्च, वन अरेस्टेड। यहाँ पे कोई मतलब कोई यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कोई ग्रुप था, एक ग्रुप था जो कि बोल रहा था मुझे अपने यहाँ पे प्रोटेस्ट करने हैं, मुझे यहाँ पे अपनी वो हम बोल सकते हैं कि मार्च निकालने हैं, जो कि मार्च होंगे एंटी खालिस्तान मार्च। अभी वो एंटी खालिस्तान मार्च निकाल रहे थे। अब उस मार्च को निकालते निकालते, एंटी खालिस्तान मार्च को निकालते निकालते पता चलता है कि वहां पे प्रो खालिस्तान जो मूवमेंट वाले लोग हैं वो वहां पे पहुंच जाते हैं, और जिस चीज की वजह से दोनों के बीच में क्लैशेस हो जाती हैं और बीच में आ जाता है काली माता मंदिर। अब इस चीज के बाद आप देख सकते हो किस तरह से पत्थर पुत्थर गिरा रहे हैं, यहाँ पे गोलियां चल रही हैं जी। इस तरह के जो इंसिडेंट्स है मुझे लगता है अवॉइड ही होने चाहिए भाई। क्यों पता नहीं किस तरह से कि भाई जो रिलीजन है वो इतना ज्यादा हावी हो चुका है, या फिर जो हमारी स्टेट है पंजाब की, उसकी जो लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है वो इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है। उस चीज के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, मतलब प्रॉपर वे से एक दोबारा से मीटिंग होनी चाहिए। जो नए सीएम साहब बने हैं उनको देखना चाहिए कि भाई जो चीजें हम कर रहे हैं कि उसमें क्या है, रादर देन के फोकसिंग ऑन द फ्रीबीज, है ना। तो फ्रीबीज वाला तो चलो ठीक है जी, आपने कर दिया किस्सा, तो लेकिन ये वाली चीज पे आपको काम करने की जरूरत है। चलो अब इसी के साथ में मिस्टर जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि सिख कम्युनिटी अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इंडिया एंड अदर नेशन। मतलब वो न्यू दिल्ली में कोई वहां पे सिख डेलीगेशन, ऑफिशियल एजेंट इन न्यू दिल्ली वहां पे गए हुए थे, तो उन्होंने बोला कि जो सिख कम्युनिटी है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत का बहुत बड़ा मैसेज देती है। लेकिन अभी ये एक भारत श्रेष्ठ भारत है क्या, उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पे जो आपने नोट करनी है, व्हाट इज एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये अनाउंस किया गया था, ऑनेबल प्राइम मिनिस्टर ने किया था, मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2015 को, ऑन दी 140th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें है क्या यार, उन्होंने मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है इस चीज का, एक भारत श्रेष्ठ भारत का। पहली चीज तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है, और इसमें एक ही चीज थी कि भाई जितनी भी स्टेट्स हैं, जैसे लेट्स से यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि एक स्टेट है पंजाब और दूसरी स्टेट है हरियाणा, तो इन दोनों को इंगेज करो एक दूसरे के साथ में, ताकि इनको एक दूसरे का जो कल्चर है वो पता लग सके। फिर इनको चंडीगढ़ के साथ में भी कर दो, जम्मू एंड कश्मीर के साथ में कर दो, तो सारी, और इसमें सारी स्टेट्स और सारी यूटीज पार्टिसिपेट करेंगी। ये चीज यहाँ पे बोली जा रही थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है जी। तो ये चीज यहाँ पे आपने याद रखनी है प्रॉपर तरीके से। डन। तो नंबर 2, यहाँ पे फिर आगे अब हम अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज है अगली न्यूज है रिगार्डिंग के भाई किस तरह से जो रशिया है वो उसने स्ट्राइक किया। अभी एक चीज मतलब कि एक होता ना कि भाई सोच की बात है कि रशिया को पता चला कि जो यूएन के चीफ है वो विजिट करने वाले हैं कौन सी जगह पे, कीव पे, है ना, कीव, और यूक्रेन में। तो यूक्रेन में वो जाने वाले थे कीव जगह पे। तो रशिया ने क्या किया, जब वो विजिट पे थे उन्होंने वहां पे
ब्लास्ट कर दिया, अटैक कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिचुएशन ऑफ द टू बिल्डिंग्स के यहाँ पे आगे आग लगी हुई है और बहुत ही ज्यादा जो दिक्कत क्रिएट हो रही है। और इसी अटैक को देखते हुए जर्मनी ने भी उसको कंडेम किया कि भाई जो व्लादिमीर पुतिन जी हैं इनको कोई रिस्पेक्ट नहीं है व्हाट्सोएवर फॉर द इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे पता होना चाहिए था हमें। फिर उसके बाद में अगेन वी हैव डिस्कस्ड दिस न्यूज फॉर द मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, डजन्स इंजर्ड इन क्लैशेस एट द अल अक्सा। तो अल अक्सा मॉस्क के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, ये एक होलीस्ट साइट है, सीक्रेट साइट है तीन रिलीजन्स के लिए। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो अभी जो चीज थी कि वो कह रही, इजरायली पुलिस है वो कह रही थी कि वेस्टर्न जो वॉल है, जो कि वेस्टर्न वॉल इज इम्पोर्टेंट फॉर द ज्यूज पीपल, तो वहां पे पत्थरबाजी कर रहे थे लोग। तो उस चीज को देखते हुए कहते कि हम उस चीज को प्रोटेक्ट कर रहे थे, इस वजह से यहाँ पे क्लैशेस हुई है। चलिए इस चीज के बारे में थोड़ा सा फिर से दोबारा से पढ़ लेते हैं, ये आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं। देखिए अल-अक्सा मॉस्क क्या है, इट इज द वन ऑफ द होलीस्ट स्ट्रक्चर इन द मुस्लिम रिलीजन। ये जो मॉस्क है ये बिल्ट है ओवर द 35 एकड़ ऑफ लैंड। इस मॉस्क का दूसरा नाम है हरम अल शरीफ बाय द मुस्लिम, मतलब मुस्लिम इस चीज को ये बोलते हैं, लेकिन जूज इस चीज को क्या बोलते हैं, टेम्पल माउंट। ठीक है जी। अब ये जो मॉस्क है वो सिक्रेट है मुस्लिम, जूज और क्रिश्चियंस के लिए। Mosque can hold 5,000 worshippers. Construction of the mosque is believed to have been completed in the 8th century. तो जो चीज सबके लिए इंपॉर्टेंट होगी तो वही वहां पे, तो ये इस चीज तरह के जो किस्से हैं वो होने लाजमी है। चलिए नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। अब एक चीज देख रहे हो यहाँ पे, वो हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, जो पटियाला में इंसिडेंट हुआ है रिलीजन, यहाँ पे रिलीजन, रिलीजन कास्ट, ये वो जो चीजें हैं इसकी वजह से जो क्लैशेस है मेजर हमें देखने को मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज है, इकोनॉमी में टेक टिल फाइनेंस ईयर 35 टू ओवरकम द कोविड 19 लॉसेस। वो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं, एक आरबीआई की रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है हमेशा। रिपोर्ट का नाम है रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, आरसीएफ। ठीक है, आपने याद रखना इस चीज को, आरसीएफ की मैं बात कर रहा हूँ। आरसीएफ रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, आरबीआई। पहली चीज ये पता होनी चाहिए। इन्होंने यहाँ पे यार ये बोला है कि भाई इंडिया को तो अभी फाइनेंशियल ईयर 35 तक भी टाइम लग सकता है, जो लॉसेस हमें हुए हैं कोविड की वजह से। तो अभी जो ग्रोथ है वो 6.5 टू 8.5% के बीच में हम क्या कर सकते हैं कि एक फिजिबल रेंज में हम रख सकते हैं। तो ये जो चीज है यहाँ पे एक कि इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा, अभी आप समझ सकते हो कि लॉकडाउन की वजह से या फिर कोविड की वजह से कितनी ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को आई होगी। सो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही है, और आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।